स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम अपने YouTube चैनल पर लगातार अलग अलग विषय और अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा जो आज का लेक्चर है वो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो आगामी आने वाली है, तो उस आगामी आने वाली जो प्रवक्ता भर्ती है उस भर्ती में जैसा कि आप अधिकांश लोगों को पता होगा कि उस परीक्षा में दो स्तर होते हैं। चयन के दौरान आपको दो स्तर से गुजरना पड़ता है। एक स्क्रीनिंग की परीक्षा होती है और दूसरा आपका विषय से संबंधित होती है। तो सबसे पहले आपको अपने विषय से संबंधित सबसे पहले आपको एक स्क्रीनिंग की परीक्षा देनी होती है, और जब आप स्क्रीनिंग की परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है, अगर आप उस कट ऑफ में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने विषय से संबंधित परीक्षा देनी होती है, और फिर अंतिम जो चयन होता है वो आपकी जो दूसरे स्तर की परीक्षा है उसके आधार पर होता है। लेकिन उस दूसरे स्तर पे पहुंचने के लिए आपको पहले स्क्रीनिंग परीक्षा पास करनी होती है, और उस स्क्रीनिंग परीक्षा में आपके जीएस इंक्लूड होती है, उत्तराखंड का जो जीएस है वो इंक्लूड होती है, हिंदी इंक्लूड होती है, मैथमेटिक्स इंक्लूड होती है, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है शिक्षण अभिरुचि का होता है, जिसका वेटेज 150 में से 40 नंबर का है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं, और आप केवल इसमें अगर अच्छा परफॉर्म कर गए, अच्छा प्रदर्शन दे दिया आपने, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि चाहे जो अन्य पार्ट हैं उसमें आप इतने अच्छे से या कम समय में आप पूरे सिलेबस को तैयार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पेडागोजी का पोर्शन है उसमें आप कम समय में और पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, और उसमें मार्क्स लाने भी आसान हैं। तो इसी क्रम में हम जो आज पेडागोजी का जो एक पार्ट है उस पार्ट को डिस्कस करेंगे, और वो आप जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लगभग सबसे अंत में आता है, वो आता है शैक्षणिक मूल्यांकन का। शैक्षणिक मूल्यांकन का पार्ट आता है, और इस शैक्षणिक मूल्यांकन के पार्ट में आपको कई सारी चीजें देखनी होती हैं। शैक्षणिक मूल्यांकन में आप जब अंदर जाएंगे तो वहां पर मापन भी देखेंगे, वहां पर आगे मूल्यांकन भी देखेंगे, और कुछ मूल्यांकन, मापन और आकलन से संबंधित जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इसी में हम सबसे पहले चलते हैं, और सबसे पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हम आगे इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले जब हम चलते हैं तो सबसे पहले मापन और मूल्यांकन जो है, मापन और मूल्यांकन या जो आप ये समझिए कि जो शैक्षणिक मूल्यांकन है, उस शैक्षणिक मूल्यांकन को हमने यहाँ पर मापन और मूल्यांकन के टर्म में बांटा हुआ है। अब उस शैक्षणिक मूल्यांकन को हम यहाँ पर मापन और मूल्यांकन के रूप में पढ़ेंगे, और उस मापन और मूल्यांकन में यानी कि जो आपका सिलेबस में जो शैक्षणिक मूल्यांकन है उसका नाम मैंने यहाँ पर मापन और मूल्यांकन दिया है। और ये जो मापन और मूल्यांकन है इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो जब भी हम कभी मूल्यांकन को पढ़ते हैं या शैक्षणिक मूल्यांकन को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें मापन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम आगे इन वीडियो में आगे आने वाली जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले मापन को पढ़ेंगे, फिर हम मापन और मूल्यांकन के अंतर को देखेंगे, फिर मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, मापन, मूल्यांकन और आकलन में अंतर क्या होता है। क्योंकि कई बार हम मूल्यांकन और आकलन दोनों को एक समान मान लेते हैं, कई बार हम मापन और मूल्यांकन को भी एक समान मान लेते हैं। उनको हमें यहाँ पर अलग अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है। और इसके अलावा मूल्यांकन में जो नवीन प्रयोग हो रहे हैं आजकल उनको भी देखेंगे, क्योंकि लेक्चरर में जो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती है उसमें कई बार यूकेपीएससी आपके करंट से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकती है। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ
वो ये है कि जब भी लेक्चरर का पेपर आता है तो यूकेपीएससी उसमें डायनेमिक और स्टैटिक चीजों को इंक्लूड करती है, और ये पेडागोजी के संदर्भ में भी होता है। वो कुछ नई चीजें भी इंक्लूड करेगा, जो नए रिफॉर्म हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो नवीन प्रयोग हो रहे हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करेगी। तो हो सकता है वो आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे कि मूल्यांकन में नवीन प्रयोग क्या क्या हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम मूल्यांकन के प्रकार देखेंगे, आकलन में क्या होता है, और जिन बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, जैसे सीखने के लिए आकलन, सीखने के दौरान आकलन, या अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के दौरान आकलन, इन चीज़ों पर भी काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। अब जब सबसे पहले हम मूल्यांकन को, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मूल्यांकन को या शैक्षणिक मूल्यांकन को समझने से पहले हमें उससे ठीक पहले क्या एक कंसेप्ट समझना होगा, जिसे हम मापन कहते हैं या मेजरमेंट कहते हैं। अब जब हम आगे जाएंगे तो मूल्यांकन के बाद हम सबसे पहले जो देखेंगे वो मापन देखेंगे, और जो मापन में हम आगे देखने वाले हैं वो सबसे पहले मापन का अर्थ देखेंगे, फिर मापन की परिभाषाएं देखेंगे, फिर मापन की विशेषताएं क्या हैं, मापन के प्रकार कितने हैं, मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, और मापन का महत्व क्या है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम शैक्षणिक मूल्यांकन में जो चर्चा करेंगे वो है मापन का, क्योंकि मूल्यांकन को समझने से पहले हमें मापन को समझना अनिवार्य है। अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि मापन का अर्थ क्या होता है। मापन का जो सामान्य तौर पर अर्थ होता है, मापन का सामान्य तौर पर यह अर्थ होता है मेजरमेंट का, कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के गुण को, उसकी विशेषता को अंकीय रूप प्रदान करना। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति के गुण को या विशेषता को जब हम अंकीय या व्यवहार को जब हम संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं या संख्यात्मक रूप में दर्शाते हैं, उसे हम अंकीय रूप में दर्शाते हैं, मैथमेटिकली दर्शाते हैं, तो उसको मापन कहा जाता है। अगर इसका हमें एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है कि जैसे आप एक व्यक्ति की लंबाई को बताना चाहते हो और आपने उस व्यक्ति की लंबाई बताई कि उसकी लंबाई 5 फीट या 5.5 फीट या 6 फीट जितनी भी है, इसके हिसाब से बताया। और जब आपने ये लंबाई बता रहे हैं तो इस लंबाई को बताने के दौरान आप उसकी लंबाई को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। या आपने किसी व्यक्ति का वजन बताया। दो तरीके हो सकते हैं किसी व्यक्ति के वजन बताने को, या तो आपने सीधा कह दिया कि वो व्यक्ति बहुत अधिक भारी है, और या आपने ये बता दिया कि वो व्यक्ति इतने किलोग्राम का है, इतना उसका वजन है, आपने फिक्स अंकीय संख्या में बताया। तो जब आपने किसी व्यक्ति के किसी गुण को या किसी विशेषता को अंकीय रूप में ढाला, तो वो अंकीय रूप में ढालना ही मापन कहलाता है। तो सबसे पहले हमें मापन का कंसेप्ट क्लियर है कि किसी मापन का अर्थ होगा किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी विशेषता या गुण को अंकीय रूप प्रदान करना मापन कहलाता है। तो सबसे पहले हम मापन को समझ गए कि मापन किसी भी वस्तु के या किसी व्यक्ति के किसी विशेषता को या किसी गुण को जब अंकीय रूप में प्रदान किया, तो अंकीय रूप में प्रदान करना ही क्या कहलाता है? अंकीय रूप प्रदान करना ही मापन कहलाता है। और ये पूरी क्रिया जो होती है ये मापन की क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के, समझ लीजिए किसी वस्तु के
वजन को अंकीय या गणितीय रूप में, अंकीय या गणितीय रूप में, अंकीय या गणितीय रूप में दर्शाना, ये हो जाएगा आपका मापन। मापन वैसे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मापन के संदर्भ में, लेकिन जब हम मूल्यांकन पे जाएं तो मूल्यांकन को समझने का पहला स्टेप हमारे पास मापन है। अब इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि आपने किसी व्यक्ति का वजन बता दिया कि उसका वजन 40 किलो है या 50 किलो है या 60 किलो है, या उस व्यक्ति की लंबाई कितनी है, या उस व्यक्ति की आयु कितनी है। जब आप इस सब को गणितीय रूप प्रदान करते हैं तो ये गणितीय रूप प्रदान करना ही मापन कहलाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को मापन की क्रिया कहते हैं, या मापन की प्रक्रिया कहते हैं। अब जब हम इसमें जाएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं भी दे रखी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर भी आपका मापन के संदर्भ में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और वो ये है, जो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले जो परिभाषा है वो एक ब्रैडफील्ड नामक व्यक्ति के अनुसार दी गई है। अच्छा, एक और चीज आपको ये समझना है कि जो यूकेपीएससी के पिछले 2 सालों का ट्रेंड रहा है उसमें वो 1-2 परिभाषाएं पूछते हैं, वो कोई ना कोई परिभाषाएं पूछ लें। तो वैसे तो जो पेडागोजी है या शिक्षण अभिरुचि है उसमें इतनी सारी परिभाषाएं हैं कि उन सभी परिभाषाओं को याद करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आपको हल्का फुल्का भी अगर किसी परिभाषा का एक हिंट अगर आपको पता है तो उसके आधार पर आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको परिभाषाओं को देखना भी महत्वपूर्ण है। परिभाषाओं को अगर आप याद न कर पाए लेकिन उनका एक दिमाग में अगर आप एक माइंड मैप रखें उसका, तो उसके आधार पर उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले ब्रैडफील्ड की परिभाषा थी। ब्रैडफील्ड ने कहा कि किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। तो ब्रैडफील्ड ने मापन को प्रतीकों से संबंधित रखा। तो अगर आप ब्रैडफील्ड को ये सिर्फ इतना भी याद रखें कि प्रतीक जो है वो ब्रैडफील्ड की परिभाषा में आता है, तो किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को, यानी कि जो उसके अलग अलग डायमेंशन हैं, उन अलग अलग डायमेंशंस को प्रतीक प्रदान करना, सिंबल प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका ब्रैडफील्ड ने कहा है। दूसरा हमारे पास हेल्मस्टेडर आया है, दूसरा व्यक्ति, और हेल्मस्टेडर ने कहा है कि मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित या परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो मापन होगा वो मापन अगर किसी पदार्थ में जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का जब हम आंकिक वर्णन करते हैं तो आंकिक वर्णन करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। बात दोनों एक ही कह रहे हैं, बस दोनों के शब्द अलग अलग हैं। तीसरा जो दिया वो स्टीवेंस है। स्टीवेंस ने कहा है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो सब जो लबोलुभाव है वो मापन की जो जितनी भी परिभाषाएं दे रखी हैं उन सभी परिभाषाओं का एक ही मतलब निकल रहा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं को अगर हम अंकीय स्वरूप प्रदान करते हैं तो वो मापन कहलाता है। अगला गिलफोर्ड भी है। गिलफोर्ड ने कहा है कि मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। तो कुल मिला के जो हमारे पास कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जो हम अंकीय स्वरूप प्रदान करते हैं, मापन का अर्थ कुल मिला के इन परिभाषाओं के आधार पर अगर निकालें तो गुण या विशेषताओं को अंकीय स्वरूप देना है ना, या गणितीय स्वरूप देना क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? मापन कहेंगे।
अब आगे हम जब देखते हैं, हमने मापन का अर्थ देख लिया है, मापन से संबंधित परिभाषाएं देख ली हैं, अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। संभव है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन ना बने, लेकिन वो हमारे बेस के लिए या हमारा जो मूल्यांकन के लिए जो बेस बन रहा है, जो आधार बन रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो देखनी है हमें मापन की विशेषताएं, है ना, कि मापन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अब यहां से वो क्वेश्चन कैसे बना लेंगे, वो क्वेश्चन बना लेंगे कि इनमें से कौन सी मापन की विशेषता नहीं है, और जब क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि मापन की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे जो पहली विशेषता है मापन की, वो मापन की विशेषता ये है कि मापन मात्रात्मक होता है, ना कि गुणात्मक होता है। मापन का मात्रात्मक पक्ष ही देखा जाता है। तो जो मापन है, मापन का जो पहली विशेषता है कि मापन एक मात्रात्मक अवधारणा है ना। और मात्रात्मक अवधारणा किसे कहते हैं? मात्रात्मक अवधारणा उसे कहते हैं जिसमें केवल क्वांटिटी को देखा जाता है, क्वालिटी को नहीं देखा जाता है, यानी कि गुणवत्ता को नहीं देखा जाता है, केवल क्या देखा जा रहा है? वस्तु की मात्रा को देखा जाता है। तो मापन में भी यही होता है। मापन में हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कितने अधिक अंक प्रदान किए, या कितनी उसकी हाइट है, या कितना उसका वजन है, लेकिन उस दौरान हम उसके गुणों को नहीं देख रहे हैं, गुणवत्ता को नहीं देख रहे हैं कि ये वजन उसके स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत है। हम केवल ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का वजन ज्यादा है, लेकिन उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि उस व्यक्ति का वजन का उसके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा। तो पहला जो कंसेप्ट है, पहली जो विशेषता है, मापन एक मात्रात्मक अवधारणा है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता, मापन एक मात्रात्मक अवधारणा है। और मात्रात्मक अवधारणा का अर्थ है कि हम इसमें केवल क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा है। तो पहली विशेषता तो यहीं से हो गई। दूसरी जो विशेषता है, मापन हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। और वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का अर्थ ये होगा कि जब भी कहीं पर कोई जैसे किसी व्यक्ति का अगर वजन हम एक जगह पर मापें, तो वो एक मशीन पे जितना वजन मापेंगे, दूसरी मशीन पे भी उतना ही वजन आएगा। तीसरी मशीन पे मापेंगे तो तीसरी मशीन पे भी उतना ही वजन आएगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन 40 किलो है, तो जो सही मशीनें होंगी, जो सारी सही मशीनें होंगी, वो सारी सही मशीनें उस व्यक्ति के वजन को 40 किलो ही बताएंगी। और अगर आपने एक जगह पे किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फुट माप रहे हैं, तो वो हर जगह पे 6 फुट होगा, वो वस्तुनिष्ठ होगी। यानी कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि परिणामों को कितनी भी बार या कितनी भी स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों में चेक किया जाए, वो बदलेंगे नहीं। तो जो मापन होता है, मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट हमेशा क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। और वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि इसमें आपके परिणाम अलग अलग परिस्थितियों में बदलते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की लंबाई देहरादून में कुछ अलग हो गई और दूसरे किसी जगह पर अलग हो गई। लंबाई हमेशा एक जैसी ही मापी जाएगी। तो जो मेजरमेंट होता है, मापन होता है, मापन हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। मापन वस्तुनिष्ठ विधि है। अगर आप इसको विधि के रूप में देखें तो मापन वस्तुनिष्ठ विधि है। तीसरी इसकी विशेषता और है कि जो मापन है, मापन वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ वैज्ञानिक विधि भी है। यानी कि वैज्ञानिक विधि वो होता है जिसमें हम विज्ञान के नियमों को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। तो जो मापन होता है, मापन एक वैज्ञानिक विधि भी है। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, मापन जो है, मापन वैज्ञानिक विधि है। फिर अगर हम चौथी विशेषता जाएं मापन की, तो मापन की चौथी विशेषता यह है कि जो मापन होता है, मापन की कई सारी इकाइयां होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मापन है, मापन के लिए हमेशा जब भी हम अलग अलग मापन करते हैं तो उसके लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। मापनी का मतलब होता है कि एक स्केल का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज के लिए। जैसे वजन के लिए हम एक स्केल का प्रयोग करते हैं,
कि हम केजी का प्रयोग कर रहे हैं, किलोग्राम का प्रयोग कर रहे हैं। लंबाई के लिए हम एक निश्चित जैसे मीटर का या फुट का प्रयोग कर रहे हैं या सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी तरीके से इन मापन के लिए कई सारे स्केल बने हुए हैं। जैसे बुद्धि के मापन के लिए अलग स्केल बना हुआ है, जैसे आपके पास लंबाई के मापन के लिए अलग स्केल बना हुआ है। तो कई सारे मापनों को जो देखा जाता है, मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। मापनी का मतलब हो गया कि कोई ना कोई ऐसा उपकरण जरूर होगा जिसके द्वारा हम मापन की प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। तो मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये अगली विशेषता हो गई मापन की। एक और विशेषता अगर हम इसमें देखें मापन की विशेषताओं में, तो मापन की विशेषताओं में ये है कि मापन में अंकों की व्याख्या के प्रतिमान होते हैं, है ना। कई सारे प्रतिमान होते हैं जिसके आधार पर हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति, जैसे हम अगर ये कहें कि किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि को मापा जाए, ये 4 व्यक्तियों की अगर बुद्धि को मापा जाए, तो इन चारों व्यक्तियों में मापन के आधार पर हम ये दर्शा सकते हैं कि किस व्यक्ति का बुद्धि तेज है और किस व्यक्ति की बुद्धि इनमें से कम है। तो ऐसे प्रतिमान होते हैं या ऐसे सिंबल होते हैं जिसके आधार पर हम ये दर्शा सकते हैं कि कौन व्यक्ति औसत है, कौन व्यक्ति औसत से अधिक है, कौन व्यक्ति इनमें सबसे तीव्र बुद्धि वाला है, सबसे कम बुद्धि वाला है, मध्यम बुद्धि वाला है। वो सारी चीजें भी हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो जो मापन होता है, मापन के आधार पर हम तुलनाएं भी कर सकते हैं। मापन के आधार पर दो वस्तु या व्यक्तियों की तुलना की जा सकती है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई, तुलना की जा सकती है। मैं अगले उसमें लिख रहा हूं इसको, तुलना की जा सकती है। तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जा सकती है जब भी हम देखें। तो ये 5वीं विशेषता है। ऐसी कुछ विशेषताएं हैं मापन की, इन विशेषताओं को हमने देख के चलना है। इस सभी से रिलेटेड जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको जब कुछ समय बाद हम आपको टेलीग्राम चैनलों पे उपलब्ध कराना शुरू कर लेंगे, जो हमारा ABC एजुकेशन एकेडमी का है। अब इसमें आगे जब हम देखें तो फिर आता है मापन के उद्देश्य। हमने अभी तक मापन देख लिया, मापन का अर्थ देख लिया, मापन की परिभाषाएं देख ली और मापन के विशेषताओं को देख लिया। मापन की विशेषताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखना है वो ये है कि मापन हमारे लिए जब भी मापन है कि मापन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि वो मात्रात्मक पक्ष है, वो एक मात्रात्मक अवधारणा है। और मात्रात्मक अवधारणा का अर्थ होता है कि उसमें हम क्वालिटी को उतना ध्यान नहीं देते जितना कि हम किसको देते हैं, हम क्वांटिटी को ध्यान देते हैं, ना कि क्वालिटी को। अब हम यहां पर आ जाते हैं, मापन के उद्देश्य क्या है, यह मापन क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि मापन की प्रक्रिया को यहां पर संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हमें मापन के उद्देश्य को, जैसे कि हमें पता ही है मापन के कई सारे उद्देश्य होते हैं और उन मापनों को जैसे, अच्छा आप एक और चीज को समझिए कि मापन क्या है। मापन को अगर आप एक और एग्जाम्पल से समझे तो मापन का एग्जाम्पल ये है कि जब हम किसी व्यक्ति के, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में बालकों की गणितीय क्षमता का मापन किया जाता है, उनको अंक प्रदान किए जाते हैं उनकी विशेषताओं, उनके गुणों के आधार पर। और तब उस मापन के आधार पे हम वो उपलब्धि परीक्षण होते हैं जो, ठीक है, तो वो मूल्यांकन के अंतर्गत भी आता है। अब तो जो कंसेप्ट चल रहा है वो मूल्यांकन का चल रहा है। लेकिन जैसे हम क्या करें कि मापन किसी व्यक्ति की या किसी कक्षा के सभी बच्चों की लंबाई का मेजरमेंट करना शुरू कर लें, किसी कक्षा के सभी बालकों की IQ का मेजरमेंट करना शुरू कर लें। IQ का मतलब जो हमारे पास
बुद्धि लब्धि है उसको हम मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, या किसी कक्षा के सभी बच्चों की जो वजन है उसको मेजर करना शुरू कर दिया। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम किसी क्लासरूम में सभी बच्चों की हाइट को अगर मेजर कर रहे हैं तो उस हाइट को मेजर करने का कारण क्या हो सकता है? या अगर हम किसी क्लास के सभी बच्चों के वजन को मेजर कर रहे हैं तो उस वजन को मेजर करने के पीछे हमारी क्या मंशा हो सकती है, या स्कूल की क्या मंशा हो सकती है? तो स्कूल की कई सारी मंशाएं होती हैं कि आप उन्हें वजन के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांट देना, उन्हें वजन के हिसाब से पोषण स्तर प्रदान करना, उन्हें वजन के हिसाब से उनके लिए कौन कौन से खेल हो सकते हैं उन खेलों के लिए उन्हें तैयार करना, या लंबाई के हिसाब से वो किस किस खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें, या क्लास के अलग अलग बच्चों की तुलना करना कि उनका वृद्धि और विकास किस तरीके से हो रहा है। इन सारी चीजों, ये कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं मापन के, तो इन्हीं को हमने समझना है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि मापन का जो पहला उद्देश्य होता है, मापन का पहला उद्देश्य किसी व्यक्ति के गुणों को पहचानना होता है। किसी व्यक्ति के गुणों को पहचानना या गुणों की पहचान करना। तो सबसे पहले जो विशेषता है, ये सबसे पहले जो उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य ये है मापन का कि हम मापन के द्वारा, ठीक है, हम मापन के द्वारा किसी भी कक्षा में या किसी भी समूह में अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। या इसको ये समझिए कि मापन का पहला उद्देश्य व्यक्ति या वस्तु के गुणों की पहचान करना। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि आप इस चीज में करें कि अभी तो मैंने जैसे कहा है कि इसका अर्थ या जो मापन है, मापन कभी भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है या उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आपको गुण और गुणवत्ता दोनों अलग अलग शब्द हैं। जो गुण है, गुण को अलग रखना है और गुणवत्ता को अलग रखना है। गुणवत्ता, गुण को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो वो उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है। जब हम गुणों को अंकीय रूप प्रदान करते हैं तो वही मापन कहलाता है ना। हम उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं, गुण की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं, केवल गुण को अंकीय स्वरूप प्रदान करते हैं, वो मापन होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि गुण और गुणवत्ता कहीं एक ही तो नहीं है, गुण और गुणवत्ता दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो व्यक्ति या वस्तु के जो गुण होते हैं उनकी पहचान करना पहला उद्देश्य है मापन का। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? दूसरा उद्देश्य मापन का है कि हमें मापन के द्वारा, हम कई बार ये भी देख लेते हैं कि मापन के द्वारा हम उन गुणों के आधार पर या मापन के आधार पर हम जो बच्चे हैं उन बच्चों, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मापन के द्वारा दूसरा जो उद्देश्य है, पहले तो गुणों की पहचान करना है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है वस्तु या व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में बांटना या अलग अलग समूह में बांटना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य इसका डायग्नोस करना होता है। डायग्नोस करने का अर्थ होता है निदान करना, निदान करना। अच्छा, एक और चीज है, आपको निदान और उपचार में भी अंतर रखना है। उपचार और निदान दोनों अलग अलग हैं। जहां उपचार को हम रिमेडियल कहते हैं, वहीं जो निदान है, निदान को हम यहाँ पर डायग्नोस कहते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको यहाँ पर मापन, और जो मापन में जो निदान शब्द का प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ होता है डायग्नोस करना, और डायग्नोस का अर्थ होता है पहचान करना। आपको जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी को डायग्नोस करने का अर्थ होता है या उसका निदान करने का अर्थ होता है कि आपने बीमारी की पहचान कर ली है, ठीक है। तो निदान करने का अर्थ समाधान करना नहीं है, निदान का अर्थ है डायग्नोस करना, उसके लक्षणों को पहचानना या लक्षणों के आधार पर किसी बीमारी की पहचान करना,
उसी तरीके से हम किसी व्यक्ति के गुणों को अंकीय स्वरूप प्रदान करके ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ जा सकता है या ये व्यक्ति किसी खास क्षेत्र में कितना सफल हो सकता है। माना किसी व्यक्ति का अंदर जो गणितीय विशेषताएं हैं या उसके अंदर जो गणितीय बुद्धि है, उस गणितीय बुद्धि को अगर हमने अंकीय स्वरूप प्रदान कर दिए और तब अंकीय स्वरूप प्रदान करते हुए हमने ये देखा कि उसके 100 में से केवल 50 नंबर आ रहे हैं गणित में, तो इसके आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे जाकर गणित के क्षेत्र में कोई विशेष सफल नहीं होने वाला, तो फिर हम उसे किसी दूसरे क्षेत्र में भेज सकते हैं। तो वो निदान कर दिया, हमने डायग्नोस कर दिया कि ये इस क्षेत्र में कितना सफल हो सकता है और कितना सफल नहीं हो सकता है। तो निदान करना या डायग्नोस करना इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है निदान करना। निदान करने का अर्थ यहाँ पे डायग्नोस करना है, और डायग्नोस का अर्थ आप ये जान लीजिए कि डायग्नोस का अर्थ है किसी भी बीमारी को या किसी भी समस्या का आपने पहचान कर ली है। चौथी जो उद्देश्य हो सकता है वो चौथा उद्देश्य तुलना करना हो सकता है। दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना इसका अगला उद्देश्य हो सकता है। तुलना करना, तुलना करने का अर्थ है कि हमने दो वस्तुएं ली, दोनों वस्तुओं का मापन किया, और जैसे दो वस्तुएं ली, दोनों वस्तुओं की ऊंचाई मापी, और उसके आधार पे हमने ये तुलना की कि इनमें से कौन सी वस्तु की ऊंचाई अधिक है और कौन सी वस्तु की ऊंचाई कम है। तो अगला हमारा यहाँ पर मापन करने का जो अगला उद्देश्य है वो हमारे पास तुलना करना आ गया। जो पांचवा हमारे पास उद्देश्य है, पांचवा उद्देश्य हमारे पास वर्गीकरण भी है। वैसे तो मैंने यहाँ पर इसको आप सीधे सीधे वर्गीकरण भी कह सकते हैं। ये जो हमारा दूसरा उद्देश्य है वर्गीकरण करना भी कह सकते हैं। निदान करना है, तुलना है, पहचान करना है, और अगला किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में पूर्व कथन कहना या भविष्यवाणी करना, यानी कि वर्तमान के आधार पर भविष्यवाणी करना। तो हम मापन के आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की जो पढ़ाई लिखाई हो रही है विद्यालय में, उसको जब हम अंकीय रूप प्रदान कर देते हैं तो उसके आधार पर हम कुछ हद तक उस बालक के बारे में, उस छात्र के बारे में भविष्यवाणी कर रहे होते हैं कि आगे जाके कितना सफल हो सकता है या कितना सफल नहीं हो सकता है। तो भविष्यवाणी करना भी एक हमारे पास इसका अगला उद्देश्य आ गया। उसके बाद जो हमारे पास अगला उद्देश्य है वो अगला उद्देश्य एक और है जिसका अर्थ है शोध करना। शोध करने का अर्थ है कि हम कई बार क्या होता है कि जब कई सारे बालक होते हैं, उन बालकों की जब हम अंकीय किसी भी गुण को अंकीय स्वरूप प्रदान करते हैं तो अंकीय स्वरूप प्रदान करने के दौरान हम उनको अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं और उन पर शोध कार्य भी कर सकते हैं या रिसर्च भी कर सकते हैं। उस रिसर्च के आधार पे आगे जो परिणाम आने वाले हैं उन परिणामों को भी देखा जाता है। तो मापन कई बार रिसर्च के क्षेत्र में भी किया जाता है, या कई बार आपको जो रिसर्च होता है या शोध कार्य होते हैं, अनुसंधान कार्य होता है, उसमें गुणों को अंकीय स्वरूप प्रदान करना ही होता है। तो आपको एक और उद्देश्य इसमें याद रखना है, छठा उद्देश्य, वो है शोध कार्य के लिए। शोध कार्य के लिए तो ये इसके विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आपने गुणों की पहचान करना, ठीक है। अगली है वर्गीकरण करना, अगली विशेषता है निदान करना, अगली विशेषता है तुलना करना, और अगली विशेषता है भविष्यवाणी करना। इसके आधार पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो हम मापन कर रहे हैं उसके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है मापन की विधियां, और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी यहीं से हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिक पढ़ रहे थे मापन के बारे में, वो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अब मापन की विधियां आती हैं, इन्हीं को मापन का स्तर भी कहा जाता है। मापन का स्तर। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मापन के प्रकार और मापन की विधियां दोनों अलग अलग हैं। मापन की विधियां या मापन के जो स्तर हैं वो 4 स्तर हैं, और जो मापन की विधियां हैं
मापन की विधियां हमारे पास, मापन की विधियां या मापन के स्तर हैं वो 4 हैं, और मापन के प्रकारों को हम सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि मापन के जो स्तर हैं या मापन की जो विधियां हैं वो 4, उनकी संख्या 4 है। कई बार क्वेश्चन बनेगा आपसे यहाँ पर सीधे सीधे बनेगा, क्योंकि यूकेपीएससी जो लेक्चरर का पेपर बनाती है उसमें सीधे सीधे पेडागोजी वाले पोर्शन में फैक्चुअल क्वेश्चन डालती है। जब आप एलटी वाले पेपर देंगे या यूटेट वाला, सीटेट वाला पेपर देंगे तो वहां पर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो यूकेपीएससी करती है लेक्चरर के एग्जाम में, वो वहां पर सीधे सीधे आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछती है और वो क्वेश्चन बना देगी यहाँ पर कि मापन के कितने स्तर होते हैं या मापन की कितनी विधियां होती हैं। तो मापन के 4 स्तर होते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है, मापन के कितने स्तर होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं। मापन के 4 स्तर होते हैं, पहला पॉइंट ये याद रखना है। अब ये मापन के 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो स्तर है उस स्तर को कहा जाता है नामित स्तर। सबसे पहला स्तर है आपके पास यहाँ पर नामित स्तर। दूसरा स्तर आपके पास है यहाँ पर जिसे क्रमिक स्तर कहा जाता है, क्रमित स्तर कहा जाता है। तीसरा स्तर यहाँ पर, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अगर मापन से क्वेश्चन बनेगा तो मापन से मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा, मापन के स्तर से या मापन की विधियों से। तो जो मापन के स्तर हैं, पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। दूसरा नामित स्तर, क्रमित स्तर। तीसरा है जिसे कहा जाता है अंतराल स्तर, अंतराल स्तर है। और जो चौथा स्तर कहा जाता है, चौथा स्तर यहां पर हमारे पास आनुपातिक स्तर कहा जाता है, जिसे आनुपातिक स्तर कहते हैं। यह निरपेक्ष स्तर भी कहा जाता है इसे कई बार। तो यह आनुपातिक स्तर है। 4 स्तरों में मापन के स्तरों को बांटा गया है। सबसे पहले है नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है अंतराल स्तर और चौथा है आनुपातिक स्तर। अब हम इन चारों जो स्तर है, इन चारों स्तरों को अलग अलग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान देना है कि ये जो स्तर हैं, मापन के जो स्तर हैं, मापन के स्तरों को इन नामों के आधार पर ही हम याद रख सकते हैं। कई बार कि जो नाम है उन्हीं के आधार पर हम याद रखेंगे। अब एक और चीज आता है कि हाँ, यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो मापन के स्तर हैं, मापन के स्तर का वर्गीकरण किसने किया था या इनको 4 भागों में किसने बांटा था? तो उस व्यक्ति का नाम था स्टीवेंस। स्टीवेंस नामक एक व्यक्ति हुआ था, और स्टीवेंस ने, जिसकी हमने अभी कुछ देर पहले डेफिनेशन भी देखी है, इस स्टीवेंस ने हमारे पास मापन के 4 स्तर दिए थे। और वो चारों स्तर कौन कौन सा है? नामित स्तर है पहला, दूसरा है क्रमिक स्तर, तीसरा है अंतराल स्तर और चौथा है आनुपातिक स्तर। अब इनको थोड़ा अलग अलग पढ़ते हैं। पहला जो स्तर है, पहला स्तर हमारे पास यहाँ पर नामित स्तर है, नामित स्तर। और नामित स्तर का जो अभिप्राय है, नामित स्तर का सिर्फ मतलब इतना है कि नामित स्तर में हम व्यक्तियों तथा वस्तुओं को या किसी घटना को किसी गुण या विशेषता के आधार पर अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जब मापन किसी गुण या विशेषता के आधार पर केवल किया जाता है, केवल गुण या विशेषता के आधार पर उसको बांट देना, किसी नाम के आधार पर बांट देना। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, या आप ये समझ लीजिए कि कहीं पर 10 व्यक्तियों का समूह है और उन 10 व्यक्तियों के समूह को आपने केवल एक गुण, स्त्री या पुरुष के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत कर दिया या उनको मापन कर दिया कि ये स्त्री हैं और ये पुरुष हैं। केवल इस विशेषता के आधार पर अगर आपने 2 या जो ग्रुप है या जो समूह है उसको 2 उप समूहों में बांट दिया, तो वो आपका नामित मापन कहलाएगा। तो नामित स्तर का जो मापन है, ये नामित स्तर के मापन में आप केवल एक गुण के आधार पर, एक शब्द के आधार पर, या केवल एक अंक के आधार पर, या केवल एक अक्षर के आधार पर उनको बांट सकते हैं। अब स्त्री और पुरुष में बांट सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये वजन में भारी लोग हैं और ये कमजोर लोग हैं। आपने 2 वर्गों में बांट दिया।
लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि आपने जब स्त्री और पुरुष में बांटा तो आपने ये नहीं देखा कि इन स्त्री और पुरुषों में भी इनकी विशेषताओं का क्रम क्या है ना। या जैसे आपने क्या कर दिया एक अंक के आधार पे कि 40 किलो से कम वजन वाले लोग और 40 किलो से अधिक वजन वाले लोग, या 5 फीट से अधिक लंबाई वाले लोग और 5 फीट से कम लंबाई वाले लोग, दो समूह में बांट दिया आपने, एक अंक के आधार पे बांट दिया केवल। लेकिन आपने फिर ये नहीं देखा कि इनमें से कौन 5 फीट से अधिक लंबाई के क्रम में बढ़ रहा है, यानी कि 5 फुट से ज्यादा लंबा कौन है, या 5 फुट से कम जो लंबाई है उसमें सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है। आपने ये क्रम नहीं बांटते हैं, जब केवल आपने उनको बांट दिया और उनको क्रम नहीं दिया, तो इसे कहते हैं नामित स्तर कहते हैं मापन का। तो मापन का नामित स्तर का अर्थ होगा कि जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना को केवल विशेषता के आधार पर वर्गों या समूह में बांट देते हैं तो उसको हम नामित मापन कहते हैं। तो नामित मापन को अगर हम यहाँ पे, अगर मैं केवल एक छोटी सी डेफिनेशन दूं, व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना को केवल किसी विशेषता के आधार पर, किसी एक विशेषता के आधार पर अलग अलग वर्ग समूह में बांटना, वर्ग समूह में बांटना नामित मापन कहलाता है। ना, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि किसी व्यक्तियों के समूह को, एग्जाम्पल ये इसका कि व्यक्तियों के समूह को स्त्री और पुरुष में बांट देना, स्त्री और पुरुष में बांट देना, यह मापन का नामित स्तर कहलाता है। ठीक है। दूसरा, जब हम देखें, या छात्रों के समूह को केवल इस आधार पर बांटना कि साइंस में कौन है, आर्ट्स में कौन है और वाणिज्य में कौन है, इस आधार पर बांट देना, यानी कि केवल नाम, किसी नाम के आधार पर बांट देना, ये नामित स्तर कहलाता है। और इसको ध्यान में रखना कि ये सबसे निम्न स्तर का मापन माना जाता है। अगर हम मापन को देखें तो मापन के स्तरों में जो सबसे निम्न स्तर का मापन है वो कौन सा मापन है, वो नामित स्तर का मापन है। तो यह सबसे निम्न स्तर का मापन है, सबसे निम्न स्तर का मापन है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो अगर वहां पर क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जहां पर केवल किसी विशेषता या केवल किसी गुण के आधार पर वस्तुओं को या व्यक्तियों को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है, वो कौन से प्रकार का मापन है या कौन से स्तर का मापन है, तो वो नामित स्तर का मापन है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि सबसे निम्न स्तर का मापन कौन सा मापन है, तो वो हमारे पास नामित स्तर का मापन है। ठीक है। अगला जो हमारे पास मापन का स्तर आता है नामित स्तर के बाद, उसे कहते हैं क्रमित मापन। ठीक है, क्रमित मापन, और ये थोड़ा सा नामित मापन में सुधार किया गया है, क्रमित मापन कहा जाता है। क्रमित मापन दरअसल में ये नामित मापन से थोड़ा सा ऊंचे स्तर का मापन है, यानी कि ये उतना निम्न स्तर का मापन नहीं है जितना कि नामित मापन है। अब इसमें नामित मापन में कुछ सुधार किया गया है। इसमें भी किसी गुण के आधार पर ही किसी गुण के आधार पर या किसी विशेषता के आधार पर बांटा जाता है, लेकिन उसे क्रम दिया जाता है, उन्हें क्रम प्रदान किया जाता है। जैसे कई सारे, जैसे क्लास में क्या किया जाता है कि क्लास में छात्रों को अंक तो प्रदान किए ही गए हैं, लेकिन उन अंकों को प्रदान करने के साथ
उन्हें क्रम भी प्रदान करना कि इसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्राप्त किया, या चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। तो जब मापन में मात्रा के साथ साथ वरीयता या क्रम भी दिया जाता है, या मात्रा के आधार पर उनको क्रम भी दिया जाता है, तो वो क्रम देने को हम क्या कहते हैं? क्रमित मापन कहा जाता है। तो क्रमित मापन जो है, क्रमित मापन हमारे पास, इसको अगर ये समझे कि पहला पॉइंट तो इसमें ये याद रखना है कि यह मापन का, यह नामित मापन की तुलना में उच्च स्तर का मापन है, उच्च स्तर का मापन है। दूसरा इसमें ये याद रखना है, जो इसकी विशेषता को बताता है कि जो क्रमित मापन है, क्रमित मापन में हम जो गुण होते हैं उन गुणों को या विशेषताओं को क्रम भी प्रदान करते हैं। तो इसमें गुणों या विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण के साथ साथ क्रम भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो क्रम भी प्रदान किया जाता है, क्रम भी प्रदान किया जाएगा मापन के क्रमित मापन में। तो क्रमित मापन में हमें अपनी विशेषताएं ध्यान में रखनी है कि क्रमित मापन का अर्थ है कि जब विशेषताओं को हम जब अंकीय स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें केवल वर्गीकरण नहीं करते हैं बल्कि उनको क्रम भी प्रदान करते हैं। तो ये हमारे पास मापन कहलाता है, ये मापन का क्रमित स्तर कहलाता है। इसको जो पहला, अगर आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो पहला वाला है, इसको नामित स्तर के मापन के साथ साथ शाब्दिक मापन भी कहा जाता है, शाब्दिक मापन भी कहा जाता है, नामित या शाब्दिक मापन भी कहा जाता है। तो नामित भी कहा जाता है या शाब्दिक भी कहा जाता है। दूसरा हमें क्रमित मापन देखना है। क्रमित मापन ये नामित मापन की तुलना में उच्च स्तर का मापन है, लेकिन इसमें गुण और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण के साथ साथ हम उनको क्रम भी प्रदान करते हैं। और एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि क्लासरूम में बच्चों के अंकों को प्रदान करने के साथ साथ उन अंकों को क्रम भी प्रदान करना है। तीसरा जो हमारे पास स्तर है मापन का, उसको हम कहेंगे अंतराल मापन। ठीक है, तीसरा जो स्तर आता है उसे अंतराल मापन कहते हैं। और अंतराल मापन को जब हम यहाँ पर समझेंगे तो अंतराल मापन ये क्रमित मापन से ऊंचा स्तर है। पहला पॉइंट तो इसका ये ध्यान में रहेगा कि क्रमित मापन से ऊंचे स्तर का मापन है, ऊंचे स्तर का मापन है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही ध्यान में रह गया कि क्रमित मापन से ऊंचे स्तर का मापन कौन सा है, वो हमारे पास अंतराल मापन है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका अर्थ क्या हुआ, अंतराल मापन का अर्थ क्या हुआ। तो जब हम जो दिए गए अंक हैं, इस मापन में जो अंक प्रदान किए गए हैं, उन अंकों को क्रम प्रदान करने के साथ साथ उनके बीच के अंतर को भी स्पष्ट करते हैं, है ना। इसमें क्रम तो दिया ही दिया जाएगा। तो जब अंक प्रदान करने के साथ साथ जब प्राप्त अंकों को क्रम प्रदान करने के साथ साथ उनके बीच के अंतर या अंतराल को स्पष्ट किया जाता है, तो उसे
अंतराल मापन कहते हैं, है ना। जब किसी भी हमने किन्हीं छात्रों के समूह के गुण या विशेषताओं को मापन किया, उनकी लंबाई का मापन किया और उस लंबाई नामक गुण के मापन करने के साथ साथ उनको क्रम भी दिया, पहले अंक दिए। तो जब केवल अंक दिए जा रहे हैं उस गुण के आधार पे कि इन व्यक्तियों की हाइट ये है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नामित मापन है या शाब्दिक मापन है। जब हमने उन विशेषताओं को या उन अंकों को क्रम प्रदान कर दिया तो वो क्रमित मापन है। और जब हमने उनके बीच अंतर को भी देखा कि पहली जो सबसे लंबी हाइट वाला है और उसके बाद जो दूसरे हाइट वाला है उनके बीच में कितना अंतर है, तो ये फिर हमारे पास अंतराल मापन में आ गया। अंत में जो हमारे पास चौथे प्रकार का मापन आता है वो हमारे अच्छा, एक और चीज कि जो अंतराल मापन है, अंतराल मापन की कभी भी इसमें जो प्राप्त अंक हैं उनकी कभी भी गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं है। गणितीय संक्रियाएं संभव ना होने का मतलब यह है कि उसके साथ इन प्राप्त अंकों में, अच्छा, गणितीय संक्रियाओं में भी केवल 2 संक्रियाएं संभव हैं, ठीक है, केवल जोड़ और घटाना। इसमें इस मापन में प्राप्त अंकों का केवल जोड़ और घटा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसमें केवल 2 संक्रियाएं अप्लाई होती हैं, केवल जोड़ और घटाना, केवल 2 संक्रियाएं, गुणा और भाग संभव नहीं है, केवल जोड़ और घटाव संभव है। लेकिन हमारे पास इसकी दूसरी जो, क्योंकि गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, तो अंतराल मापनी में या अंतराल मापन में जो प्राप्त अंक हैं उन अंकों का केवल जोड़ और घटाना किया जा सकता है, लेकिन उसका गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो केवल अंतराल मापन में केवल 2 संक्रियाएं की जा सकती हैं, और वो 2 संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? वो 2 संक्रियाएं जोड़ और घटाव है। अब अगले हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं, अंत में जो स्तर आता है उस अंतिम स्तर को कहा जाता है, उसको कहा जाएगा यहां पर अनुपात मापन। जो अंतिम स्तर है उसको कहा जाता है अनुपात मापन। अनुपात मापन की 2 ही चीजें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट, यह मापन का सबसे ऊंचा स्तर है। यह मापन का सबसे ऊंचा स्तर है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है, यह मापन का सबसे ऊंचा स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है। तो अगर क्वेश्चन बने कि मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा स्तर हमारे पास अनुपात मापन है। इसमें दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो अनुपात मापन है, अनुपात मापन को परम शून्य मापन भी कहा जाता है, परम शून्य मापन भी कहा जाता है। और तीसरा जो पॉइंट इसमें याद रखना का है, इसमें प्राप्त अंकों के साथ जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं। तो चारों गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं, यह है हमारे पास अनुपात मापन कहा जाता है। तो 4 स्तर हो गए। 4 स्तरों में जो सबसे ऊंचा स्तर है वो अनुपात मापन होता है। इसको परम शून्य मापन भी कहा जाता है, सबसे ऊंचा स्तर होता है। और इसमें जो प्राप्त अंक होते हैं उनके साथ जोड़ भी किया जा सकता है, घटाव भी किया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। इसमें परम शून्य का गुण भी होता है और
इसमें जो प्राप्त अंक होते हैं उन्हें रेशियो के रूप में, जैसे प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं या अनुपात के रूप में दर्शाते हैं, उस रूप में दर्शाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 75% अंक प्रदान किए, किसी व्यक्ति ने 50% अंक प्रदान किए, तो ये सारे अनुपात के रूप में दर्शाए गए अंक हैं। यानी कि उसने 500 की तुलना में कितने अंक प्रदान किए, यानी कि अगर पूर्णांक 500 है तो प्राप्तांक अगर 250 है तो इसका मतलब है कि उसने 50% अंक प्राप्त किए। तो ये हमारे पास अनुपात मापन होता है। इस मापन के साथ जोड़ भी किया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है, घटाव भी किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। अब जो हमारे पास इसका सबसे अंत में आता है कि मापन के प्रकार कितने होते हैं, है ना। हमने अभी तक मापन के स्तर देखे हैं, तो आपको मापन के स्तर और मापन के प्रकार में अंतर स्पष्ट रखना है। अब जो मापन होता है, मापन के यहाँ पर दो प्रकार होते हैं, एक मानसिक मापन होता है और एक भौतिक मापन होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखने हैं इनके आपको डिटेल नहीं पूछेगा, मैं आपको हल्का हल्का यहाँ पर बता भी देता हूँ। एक तो मानसिक मापन होता है और दूसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है भौतिक मापन। एक मानसिक मापन है और दूसरा कहा जाएगा यहाँ पर भौतिक मापन। तो जो मानसिक मापन होता है, मानसिक मापन के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं का, जैसे बुद्धि का हो गया, ठीक है, जैसे रुचि का हो गया, जैसे अभियोग्यता का हो गया, इन सब चीज का मापन किया जाता है। तो जब मानसिक योग्यताओं का मापन किया जाता है, जब मानसिक योग्यताओं जैसे बुद्धि, अभिरुचि आदि का मापन किया जाता है, तो इसे मानसिक मापन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास मानसिक मापन। मानसिक मापन जिसमें हम मानसिक योग्यताओं का मापन करते हैं, जैसे बुद्धि का मापन कर लिया, जैसे अभिरुचि का मापन कर लिया, आदि का मापन करना, तो ये मानसिक मापन होता है। दूसरा होता है भौतिक मापन। तो भौतिक मापन होता है जो हमें किसी व्यक्ति की, अच्छा जैसे मानसिक योग्यताएं हैं, तो मानसिक योग्यताओं में हमें बुद्धि और अभिरुचि दिखाई नहीं देती है कभी भी। किसी व्यक्ति की बुद्धि भी नहीं दिखाई देगी, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभियोग्यता क्या है, अभिक्षमता क्या है, कभी हमें दिखाई नहीं देती। तो जिन भी चीजों का मापन, मानसिक योग्यताओं का जिनका मापन किया जा रहा है, उसको मानसिक मापन कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु की भौतिक विशेषताओं का जैसे लंबाई, ऊंचाई आदि का मापन किया जाता है, तो इसे भौतिक मापन कहा जाता है ना। तो भौतिक मापन का वो अर्थ हो गया कि जब भौतिक विशेषताओं का मापन किया जा रहा है, तो भौतिक विशेषताओं का मापन हमारे पास भौतिक मापन कहलाएगा। और जो हमारे पास अभौतिक वस्तुएं हैं या अभौतिक कंसेप्ट हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मानसिक मापन कहा जाता है। ठीक है। अब एक और चीज बस याद रखनी है कि जो मानसिक मापन होता है वो अधिकांशतया आत्मनिष्ठ होता है, यानी कि वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो उसका मापन कैसे कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को लग सकता है कि माना कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का या किसी बालक की गायन की अभिरुचि का दो व्यक्ति मापन कर रहे हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, तो ए और बी व्यक्ति का जो मापन करने का तरीका होगा वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति को लग सकता है कि इसकी गायन में बुद्धि बहुत ज्यादा है और दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि इसकी गायन में बुद्धि कम है।
है ना। कई बार जैसे आपने जो सिंगिंग शो होते हैं या डांसिंग शो होते हैं, उसमें दोनों जो जज होते हैं वो अलग अलग तरीके से जज करते हैं। एक को कोई गाना गाते हुए बहुत अच्छा लगता है और दूसरे व्यक्ति को गाना गाते हुए बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो ये दिखने वाली योग्यता नहीं, ये मानसिक योग्यता है। तो जो मानसिक योग्यताएं हैं या जो आंतरिक गुण हैं, उनका जो मापन किया जाता है वो मानसिक मापन है और ये आत्मनिष्ठ प्रकार का होता है। लेकिन अगर दो जज किसी व्यक्ति की लंबाई का मापन कर रहे हैं, यानी कि किसी भौतिक विशेषता का मापन कर रहे हैं, तो उस लंबाई का मापन दोनों जज एक ही तरीके से करेंगे। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे ये 5 फुट लग रहा है और एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे 10 फुट लग रहा है। दोनों का मापन सेम होगा, यानी कि वो आत्मनिष्ठ ना होकर व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो भौतिक मापन वस्तुनिष्ठ होता है और ये जो मापन होता है ये व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ होता है। तो ये मापन के प्रकार हो गए। इसके बाद हम आगे आते हैं मापन का महत्व। तो जो मापन का महत्व है, मापन का महत्व हमने जब हम मूल्यांकन को देखेंगे, मूल्यांकन का महत्व को जहां पर करेंगे, तो वहां पर इसके आगे जब हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसी में हम आगे चलकर मापन के महत्व को देखेंगे, या मापन का जो महत्व है उसको मूल्यांकन के महत्व के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो इसको हमने आगे देखना है। हमने पहला पार्ट जो है मापन पूरा कर लिया है। मापन में आपको इसको अच्छे से इस वीडियो को समझना और उसके बाद इससे जो पहले पूर्व में जो आए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है, चाहे वो सीटेट में आए हैं, चाहे यूटेट में आए हैं, चाहे लेक्चरर में आए हैं या किसी और एग्जाम में आए हैं, टीचिंग एग्जाम में। क्योंकि एक तो आपका मापन मूल्यांकन के लिए बेस का काम करेगा और दूसरा यहाँ से भी लेक्चरर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हम इसके आगे भी आपको लेक्चरर से संबंधित जो पेडागोजी पार्ट है उससे संबंधित और भी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।